नमस्ते, सम्मानित सहयोगियों। आज हमारे पास युवा दिवस है। इसे भविष्य का दिन कहा जाता है। हमारे पास पूरे सुदूर पूर्व साइबेरिया के क्षेत्रों से और केंद्रीय रूस से आए युवा कार्यक्रम के प्रतिभागी हैं, जो इस भविष्य के दिन के ढांचे में विकास के बहुत गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। वयस्कों के बड़े कार्यक्रम के विकास पर, जिसे हमने अपने मंच के ढांचे में आयोजित किया। सामान्य तौर पर हम सब मिलकर बहुत कुछ कर रहे हैं ताकि हमारे विदेशी भागीदार, जो व्यवसाय के विकास और अच्छे पड़ोसी संबंधों में रुचि रखते हैं, पूर्वी आर्थिक मंच में आए। और इस कार्य की उच्च समीक्षा हमारे राष्ट्रपति के इन शब्दों में है कि पूर्वी आर्थिक मंच प्रशांत क्षेत्र के लगभग सभी हिस्सों से सहयोगियों के साथ बातचीत करने का अवसर देता है। सामान्य तौर पर यह शब्द आपके पते भी है, इसलिए मैं आप सभी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। ऐसा होता है कि पूर्व, विशेष रूप से सुदूर पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, आज विश्व अर्थव्यवस्था और कुछ हद तक पूरी दुनिया की मुख्य आशा है। पश्चिम द्वारा शुरू किया गया बड़ा भू राजनीतिक खेल निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। हालांकि पश्चिम का एक हिस्सा, विशेष रूप से यूरोप, पहले ही हार चुका है। आज यह वित्त, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, राजनीतिक पसंद के क्षेत्र में स्वतंत्रता खो चुका है। वास्तव में संप्रभुता खो चुका है। आज यूरोप संप्रभु नहीं है। रूस इस पार्टी में अपने मोहरों को सही ढंग से आगे बढ़ा रहा है। जो इंतजार करना जानता है वही जीतता है। यह चीनी ज्ञान है, जिसे हम अपने चीनी, भारतीय सहयोगियों और वैश्विक दक्षिण के भागीदारों के साथ मिलकर लागू कर रहे हैं। पूर्वी आर्थिक मंच से ठीक पहले चीन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का शिखर सम्मेलन हुआ और यह बड़े भू राजनीतिक पैनल में तीसरा मुख्य पजल बन गया। रूस, चीन और कई प्रमुख एशियाई देशों के नेताओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि एससीओ देश ब्लॉक सामना और उत्पीड़न का विरोध करेंगे और संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका वाली विश्व व्यवस्था की रक्षा करेंगे। वास्तव में एससीओ, ईएयू, बीआरआईसी के आसपास नए व्यापक आर्थिक संघ बनेंगे। मास्को, बीजिंग, दिल्ली के महत्वपूर्ण भू राजनीतिक त्रिकोण पर ध्यान दें। कुछ समय पहले तक कोई भी इसकी वास्तविकता पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जीवन, या बल्कि स्वतंत्र देशों के खिलाफ पश्चिम की सीधी धमकियां हमें इस तरह के जटिल ढांचे में एक साथ ला रही है। आरआईसी प्रारूप एक प्रभावी भू-आर्थिक संरचना के रूप में मांग में है। चीन में हमारे राष्ट्रपति ने कहा कि वे लाई वे दुओ दे गोजिया, शी वांग यू शांग हजू जी हजुओ। तेजी से अधिक देश एससीओ के साथ सहयोग करना चाहते हैं। संगठन में शामिल होने के लिए हमारे पास करंटली डजन्स ऑफ एप्लीकेशंस, ऑब्जर्वर और डायलॉग पार्टनर स्टेटस, वर्तमान में दर्जनों आवेदन हैं पर्यवेक्षक या संवाद भागीदार का दर्जा के लिए। लेकिन ध्यान दें, सभी को स्वीकार नहीं किया जाता। चीन में एससीओ में शामिल होने के लिए 2 देशों के आवेदन अवरुद्ध कर दिए गए थे और यह राजनीतिक अवसरवाद की कीमत है। पूर्वी देश सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वित्त के साथ साथ वैज्ञानिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के मुद्दों में प्रयासों को संयोजित करने और सामंजस्यपूर्ण और समन्वित तरीके से कार्य करने के लिए तैयार है। इन दिशाओं में महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। देश एक दूसरे की बात सुनने, राय और ज्ञान का आदान प्रदान करने और संयुक्त समाधान विकसित करने के लिए तैयार है। और इस संबंध में मैं सम्मानित मित्रों, एससीओ और रोस कांग्रेस फाउंडेशन के बीच विकसित हो रहे विशेष संबंधों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। रोस कांग्रेस एससीओ के एक संगठन के रूप में इसके विकास और क्षमता के हित में रूस के राष्ट्रपति के विश्वास और अन्य राज्यों के प्रमुखों का आभारी है, जिन्हें व्लादिमीर व्लादिमीरोविच ने रोस कांग्रेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव दिया। एससीओ राज्यों के प्रमुखों द्वारा रोस कांग्रेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं। यह भविष्य के कार्य के परिणामों के लिए एक विशेष जिम्मेदारी भी डालता है। पूर्वी आर्थिक मंच से 2 सप्ताह पहले और चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन की संक्षिप्त यात्रा से पहले हमारे राष्ट्रपति की अलास्का में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसका महत्वपूर्ण परिणाम
दोनों पक्ष एक दूसरे को सुनना चाहते हैं, अपने संबंधों में सुधार करना चाहते हैं, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था में, और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। खैर, जैसा कि कहा जाता है, हर बादल का एक चांदी लगा होता है। अलास्का के एंकरेज में ऐतिहासिक बैठक के बाद कुछ दिनों बाद व्हाइट हाउस आई यूरोपीय लोगों की व्यर्थ हलचल हुई। निचली रेखा में स्थिति काफी स्पष्ट है अगर अच्छे की उम्मीद को दूर कर दिया जाए। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि पश्चिम के साथ, उन लोगों के साथ जो खुद खेल के नियम बनाते हैं और फिर उन्हें बदल देते हैं, यहां तक कि कागज पर भी समझौता करना मुश्किल है। हमारे जीवन काल में सामान्य तौर पर यह लगभग नियमित रूप से होता रहा है। जैसा कि आपको याद है, 1945 के पोट्सडैम समझौते और 1975 के हेलसिंकी समझौते, 1980 के दशक के अंत के समझौते, अंत में मिन्स्क समझौते, पूरे न किए गए दायित्व, यह सामान्य तौर पर पश्चिमी परंपरा है। वे नाजीवाद को पुनर्जीवित कर रहे हैं। हालांकि पोट्सडैम घोषणा और यल्टा समझौते, जैसा कि पहले ही कहा गया है, अपनाए गए थे, लेकिन वे इसे पुनर्जीवित कर रहे हैं। यूक्रेनी संकट बाकी सब कुछ के बिना भी स्पष्ट मोड़ रखता है और मुख्य निष्कर्ष एक है: यूक्रेन में सत्ता के अतिक्रमणकारी जेलेंस्की के साथ संवाद करना असंभव है। पश्चिम को इसे देखना चाहिए था अगर उसकी आंखें और इच्छा होती। संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसे देखता है, लेकिन उनके अपने कार्य है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ZSU ने पहले विशेष सैन्य अभियान SVO के बाद से 1.8 मिलियन कर्मियों को खो दिया है। पहले यह एक ब्रिटिश पत्रकार द्वारा कहा गया था, फिर हैकर्स ने ZSU के जनरल स्टाफ के डेटाबेस को हैक करके इस आंकड़े की पुष्टि की। कुल मिलाकर ZSU प्रतिदिन औसतन लगभग 650 लोगों को वध के लिए भेजता है। यह निश्चित रूप से यूक्रेनी लोगों का नरसंहार है, जिसे कीव जनता ब्रिटिश सैन्य विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अंजाम दे रही है। सम्मानित मित्रों, हमने यह कभी नहीं कहा और पश्चिमी पत्रकारों ने इन तथ्यों को दबा दिया। कल प्लेनरी सत्र में व्लादिमीर व्लादिमीरोविच ने यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान के कारणों के बारे में मॉडरेटर के प्रश्न का बहुत विस्तार से उत्तर दिया। लेकिन मुझे एक और महत्वपूर्ण परिस्थिति पर प्रकाश डालने दें, जिसके बारे में किसी भी यूरोपीय और अमेरिकी मीडिया ने कभी नहीं बताया। 19 फरवरी 2022 को यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 खंड 4 का उल्लंघन करते हुए ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से रोस्तोव क्षेत्र में मित्याकिंस्काया स्टैनित्सा और मानोत्स्की खुतोर पर 2 बार गोलीबारी की। 19 फरवरी को किसी ने भी रूस के खिलाफ यूक्रेन की सशस्त्र आक्रामकता के इन तथ्यों की निंदा नहीं की, जिनका वास्तव में सामूहिक पश्चिम द्वारा समर्थन किया गया था। और 21 फरवरी को यूक्रेन की नाजी बटालियनों ने भारी हथियारों से रूस की FSB सीमा सेवा के चौकी पर गोलीबारी की और इसे नष्ट कर दिया। उसी दिन सुबह परंपरा के अनुसार सुबह 4 बजे नहीं बल्कि सुबह 6 बजे ZSU के सशस्त्र इकाइयां बख्तरबंद वाहनों पर सवार होकर रोस्तोव क्षेत्र की मित्याकिंस्काया स्टैनित्सा के क्षेत्र में रूस के क्षेत्र में विश्वासघाती रूप से घुस गईं और 21 फरवरी को रूस की सशस्त्र सेनाओं के साथ युद्ध संघर्ष में शामिल हो गईं। यूक्रेन और पश्चिमी सहयोजनाकारों की सशस्त्र आक्रामकता के ये तथ्य सामूहिक पश्चिम द्वारा जानबूझकर छिपाए जा रहे हैं, ताकि विश्व समुदाय के लिए 22 फरवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार रूसी संघ द्वारा विशेष सैन्य अभियान शुरू करने के कानूनी आधार स्पष्ट न हो। ट्रंप की शांति पहल एक प्रभावी इतिहास में बदल सकती थी, निश्चित रूप से जल्दी। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका, उदाहरण के लिए, स्टारलिंक को बंद कर देता तो सब कुछ तुरंत समाप्त हो जाता। लेकिन कई कारणों से शांति पहल करते हुए वाशिंगटन ऐसा नहीं करेगा। इसलिए यूक्रेन पर संवाद की बहुत सीमित क्षमता है। हम यह भी नहीं भूलेंगे कि ट्रंप ने उस अधिनियम पर फिर से हस्ताक्षर किए जिसने रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों की पुष्टि की,
जिसमें हमारे देश को आधिकारिक तौर पर उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कहा गया था। अब उन्होंने अपने रक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर युद्ध मंत्रालय कर दिया है। और अब बीजिंग में घटनाओं की पृष्ठभूमि में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कल पेंटागन को अमेरिकी सशस्त्र बलों को बहाल करने का निर्देश दिया, जिन्हें उन्होंने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सशस्त्र सेना कहा। फिर भी निरंतर मौखिक जोड़तोड़ के बावजूद रूस और अमेरिका के बीच संबंधों का सामान्यीकरण निश्चित रूप से यूक्रेनी समस्या के शीघ्र समाधान की ओर ले जाएगा, ठीक उसी क्रम में जैसा कि मैंने कहा। रूस और अमेरिका के बीच संबंधों का सामान्यीकरण सबसे पहले यूक्रेनी समस्या के शीघ्र समाधान की ओर ले जाएगा, लेकिन अभी तक वे हमारी गारंटियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही ट्रंप की टीम के लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं, अमेरिका यूक्रेन के लिए अब और भुगतान नहीं करेगा, और अगर यूरोप चाहता है तो कृपया अमेरिका बस हथियार बेच देगा। अमेरिकी ट्रेजरी के प्रमुख बेसेंट स्पष्ट रूप से नोट करते हैं, नाटो के माध्यम से यूक्रेन को हथियार 10% अधिक महंगे होंगे। उन्होंने यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया और जापान को सिनिकली बट एक्यूरेटली, बेरहमी से लेकिन सटीक रूप से अपने अमेरिकी संप्रभुनिधि कहा, और कहा कि वे उनका निवेश उन जगहों पर करेंगे जहां अमेरिकी राष्ट्रपति इंगित करते हैं। इस स्थिति में निश्चित रूप से कीव द्वारा मांगे गए हथियारों के लिए 100 बिलियन अमेरिकी वीपीके के पक्ष में यूरोपीय अर्थव्यवस्था से फिस्कल विथड्रॉल, राजकोषीय निकासी है। वास्तव में ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि। अमेरिकियों और यूरोपीय लोगों के बीच ऐसे ही संबंध हैं। ब्रिटिशों का विषय अलग से खड़ा है। यह एक अलग बातचीत का विषय है। सामान्य तौर पर यह पहले से ही स्पष्ट है कि संघर्ष में विजेता और हारने वाले दोनों सामने आए हैं। हमने 50 देशों के दबाव का सामना किया, इसलिए हम पहले में से हैं, क्योंकि समय पर हमारे लोगों ने हमारी संप्रभुता की रक्षा में रूसी संघ के राष्ट्रपति को समझा और समर्थन दिया, और हमने इसके मूल्य को समझा। बड़ा एशिया यह सब देखते हुए तेजी से उन राज्यों के करीब आ रहा है जो एक स्वतंत्र बाहरी आर्थिक नीति का पालन करते हैं। एशिया ने फाइनली टुक ओवर ऑल द फंक्शंस ऑफ द वेस्ट, अंततः पश्चिम के सभी कार्यों को अपने हाथ में ले लिया। मध्य पूर्व एक वित्तीय केंद्र बन गया है। अमीर ब्रिटिश अपने द्वीप से वहां जा रहे हैं। उत्पादन पूरी तरह से चीन, वियतनाम चला गया है, भारत और अन्य देशों में स्थानांतरित हो रहा है। आज सबसे बड़े ट्रेडिंग हब्स, व्यापार केंद्र शेनज़ेन, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, मुंबई हैं। प्रौद्योगिकियों को चीनी और कोरियाई लोगों ने अपने पास ले लिया है। इस योजना में लगभग 5 वर्षों में पश्चिमी यूरोप की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी, यहां तक कि एक बाजार के रूप में भी। अमेरिकियों द्वारा उन लोगों के लिए टैरिफ में तेज वृद्धि के माध्यम से खेल के नियमों को बदलना जो अच्छा काम करना जानते हैं और उनके साथ पारस्परिक व्यापार में सरप्लस, अधिशेष है, बड़े बदलावों की शुरुआत का मतलब है। सबसे पहले बड़े यूरेशिया की अर्थव्यवस्था का मैक्रो इकोनॉमिक जोन्स, व्यापक आर्थिक क्षेत्रों में विभाजन और भी तेज होगा। केवल दक्षिण पूर्व एशिया के भीतर मांग इतनी है कि यह आसानी से 2 यूरोपीय बाजारों को प्रतिस्थापित कर सकती है। हमारे मंच पर चर्चाओं से पता चलता है कि देश बड़े एशियाई स्थान के ढांचे के भीतर महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए संयुक्त प्रयास करने के लिए तैयार हैं। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और इस शब्द के डायरेक्ट सिक्योरिटी, प्रत्यक्ष सुरक्षा के मुद्दे। खबरें आई हैं कि अमेरिकी ऑलरेडी बाइंग चिकन एग्स इन रशिया, पहले से ही रूस में चिकन अंडे खरीद रहे हैं। मुसीबत का आगाज शुरू हो गया है। दूसरे सभी को विश्व अर्थव्यवस्था में बड़े बदलावों के लिए और यहां तक कि अर्थव्यवस्था में संभावित झटकों के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि पैन अमेरिकन आसानी से नहीं ढहेंगे। यह अननोटिस्ड, अनदेखा नहीं जाएगा।
इसके साथ ही ट्रंप की टीम के लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं, अमेरिका यूक्रेन के लिए अब और भुगतान नहीं करेगा, और अगर यूरोप चाहता है तो कृपया अमेरिका बस हथियार बेच देगा। अमेरिकी ट्रेजरी के प्रमुख बेसेंट स्पष्ट रूप से नोट करते हैं, नाटो के माध्यम से यूक्रेन को हथियार 10% अधिक महंगे होंगे। उन्होंने यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया और जापान को सिनिकली बट एक्यूरेटली, बेरहमी से लेकिन सटीक रूप से, अपने अमेरिकी संप्रभु निधि कहा और कहा कि वे उनका निवेश उन जगहों पर करेंगे जहां अमेरिकी राष्ट्रपति इंगित करते हैं। इस स्थिति में निश्चित रूप से कीव द्वारा मांगे गए हथियारों के लिए 100 बिलियन अमेरिकी वीपीके के पक्ष में यूरोपीय अर्थव्यवस्था से फिस्कल विथड्रॉल, राजकोषीय निकासी है। वास्तव में ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि। अमेरिकियों और यूरोपीय लोगों के बीच ऐसे ही संबंध हैं। ब्रिटिशों का विषय अलग से खड़ा है। यह एक अलग बातचीत का विषय है। सामान्य तौर पर यह पहले से ही स्पष्ट है कि संघर्ष में विजेता और हारने वाले दोनों सामने आए हैं। हमने 50 देशों के दबाव का सामना किया, इसलिए हम पहले में से हैं, क्योंकि समय पर हमारे लोगों ने हमारी संप्रभुता की रक्षा में रूसी संघ के राष्ट्रपति को समझा और समर्थन दिया, और हमने इसके मूल्य को समझा। बड़ा एशिया यह सब देखते हुए तेजी से उन राज्यों के करीब आ रहा है जो एक स्वतंत्र बाहरी आर्थिक नीति का पालन करते हैं। एशिया ने फाइनली टुक ओवर ऑल द फंक्शंस ऑफ द वेस्ट, अंततः पश्चिम के सभी कार्यों को अपने हाथ में ले लिया। मध्य पूर्व एक वित्तीय केंद्र बन गया है। अमीर ब्रिटिश अपने द्वीप से वहां जा रहे हैं। उत्पादन पूरी तरह से चीन, वियतनाम चला गया है, भारत और अन्य देशों में स्थानांतरित हो रहा है। आज सबसे बड़े ट्रेडिंग हब्स, व्यापार केंद्र शेनज़ेन, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, मुंबई हैं। प्रौद्योगिकियों को चीनी और कोरियाई लोगों ने अपने पास ले लिया है। इस योजना में लगभग 5 वर्षों में पश्चिमी यूरोप की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी, यहां तक कि एक बाजार के रूप में भी। अमेरिकियों द्वारा उन लोगों के लिए टैरिफ में तेज वृद्धि के माध्यम से खेल के नियमों को बदलना जो अच्छा काम करना जानते हैं और उनके साथ पारस्परिक व्यापार में सरप्लस, अधिशेष है, बड़े बदलावों की शुरुआत का मतलब है। सबसे पहले बड़े यूरेशिया की अर्थव्यवस्था का मैक्रो इकोनॉमिक जोन्स, व्यापक आर्थिक क्षेत्रों में विभाजन और भी तेज होगा। केवल दक्षिण पूर्व एशिया के भीतर मांग इतनी है कि यह आसानी से 2 यूरोपीय बाजारों को प्रतिस्थापित कर सकती है। हमारे मंच पर चर्चाओं से पता चलता है कि देश बड़े एशियाई स्थान के ढांचे के भीतर महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए संयुक्त प्रयास करने के लिए तैयार हैं। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और इस शब्द के डायरेक्ट सिक्योरिटी, प्रत्यक्ष सुरक्षा के मुद्दे। खबरें आई हैं कि अमेरिकी ऑलरेडी बाइंग चिकन एग्स इन रशिया, पहले से ही रूस में चिकन अंडे खरीद रहे हैं। मुसीबत का आगाज शुरू हो गया है। दूसरे सभी को विश्व अर्थव्यवस्था में बड़े बदलावों के लिए और यहां तक कि अर्थव्यवस्था में संभावित झटकों के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि पैन अमेरिकन आसानी से नहीं ढहेंगे। यह अननोटिस्ड, अनदेखा नहीं जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका न केवल कूटनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है, वे अपने मुख्य व्यापारिक भागीदारों पर टैरिफ के साथ जोरदार दबाव डाल रहे हैं, इस तरह से अपने व्यापार बैलेंस डेफिसिट, संतुलन घाटे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही बजट डेफिसिट, बजट घाटे की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं। वे अभी तक इसे बहुत सफलतापूर्वक कर रहे हैं। अमेरिका इस समय सोने और क्रिप्टोकरेंसी के बाजार में नियम बदलने की कोशिश कर रहा है। याद कीजिए, उनका कर्ज कितना है? $35 ट्रिलियन। असल में ये दोनों वैश्विक बाजारों के वैकल्पिक मुद्रा खंड हैं। वाशिंगटन की इस दिशा में कार्रवाई साफ तौर पर अमेरिकी प्राथमिकताओं में से एक को दर्शाती है। वे डॉलर पर भरोसे में गिरावट की समस्या को हल करना चाहते हैं।
जैसा कि 30 और 70 के दशक में हुआ था, अमेरिका अपनी वित्तीय समस्याओं को पूरी दुनिया पर डालकर हल करेगा और सभी को किस दिशा में ले जाएगा। क्रिप्टोकरेंसी के क्लाउड में समय के साथ जब अमेरिका का हिस्सा सरकारी कर्ज स्थिर कॉइन में रखा जाएगा, अमेरिका उस कर्ज को अवमूल्यित कर देगा। सरल शब्दों में, उनके पास वर्तमान में $35 ट्रिलियन का विदेशी कर्ज है। वे इसे क्रिप्टो में डालकर अवमूल्यित करेंगे और फिर नई शुरुआत करेंगे। यह उन लोगों के लिए है जो क्रिप्टो में रुचि रखते हैं। यह खेल बहुत जल्दी 3 से 5 वर्षों के भीतर खत्म हो जाएगा। स्पष्ट है कि चीन, भारत और बाकी दुनिया बस नई वित्तीय प्रणाली की ओर नहीं बढ़ रहे, बल्कि दुनिया फिएट मुद्रा से हटकर विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित हो रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी घरेलू तैयारी जारी रख रहे हैं। हमारी प्राथमिकता आर्थिक आपूर्ति की ओर तेजी से बढ़ना है। मांग बढ़ानी है और इसके साथ उत्पादन को भी बढ़ाना है। और इसके बारे में हमने पूर्वी आर्थिक फोरम में बहुत चर्चा की। सत्य स्वीकार करना होगा कि सिर्फ आयात प्रतिस्थापन अब पर्याप्त नहीं है, यह गति खोने जैसा है। आज हमें तकनीकी और संगठनात्मक दोनों क्षेत्रों में बड़े उन्नति की जरूरत है। रूस के राष्ट्रपति ने सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम के परिणामों के आधार पर सरकार को निर्देश दिया है कि 1 अक्टूबर तक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलावों की योजना तैयार और अनुमोदित हो। हमें रोजगार और खपत की संरचना बदलनी है, निवेश माहौल और तकनीकी विकास को बढ़ाना है, विदेशी व्यापार की संरचना बदलनी है, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में प्रभावशीलता बढ़ानी है और नई राष्ट्रीय व्यापार मॉडल की योजना बनानी है। साथ ही केंद्रीय बैंक और सरकार को डिजिटल रूबल के व्यापक उपयोग को सुनिश्चित करना है, जिसमें बजट प्रक्रियाओं में इसका उपयोग भी शामिल है। यह सब पूर्वी रूस के विकास से जुड़ा है। श्रम बाजार की संरचना बदलना जीवनदायिनी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक तकनीक में तेजी लानी है और उत्पादकता बढ़ानी है। क्षेत्र के अन्य देश हमसे कहीं आगे हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया में हर 10,000 लोगों पर 1,000 रोबोट हैं, सिंगापुर में 700, चीन और जापान में 400 और हमारे पास केवल 16 हैं। कर्मचारियों की कमी, खासकर दूर पूर्व में, हमें रोबोटिक और स्वचालन प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए मजबूर करती है। आने वाले 5 से 7 वर्षों में सेवा क्षेत्र कैसे बदलेगा, यह अभी कल्पना से बाहर है। इन परिवर्तनों को कर नीति के जरिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने कहा है कि उपभोग की संरचना बदलनी होगी, सामाजिक असमानता को कम करना होगा और निवेश माहौल का स्तर बढ़ाना होगा। आंतरिक बाजार पर ध्यान देना जरूरी है, सिर्फ निर्यात पर नहीं। चीन हमारे पास $2.4 बिलियन की कारें बेचता है। इसलिए व्यापार मॉडल में बदलाव भी आवश्यक है। डिजिटल रूबल बजट और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में मदद कर सकता है। यह अमेरिका द्वारा स्विफ्ट से कटाव और प्रतिबंधों का प्रभाव कम करेगा। पूर्वी आर्थिक फोरम में दूर पूर्व जीवन और विकास के लिए क्षेत्र के रूप में मुख्य विषय बना। राष्ट्रपति ने स्वादिष्ट दूर पूर्व परियोजना की शुरुआत पर जोर दिया। यह क्षेत्र अत्यधिक विकासशील है और निवेश, तकनीक, रोबोटिक और मानव संसाधन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीकें जैसे बायोइकोनॉमी में भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि यह समझना जरूरी है कि मशीन में बुद्धिमत्ता मानव जैसी नहीं होती। पूर्वी आर्थिक फोरम में चीन, भारत, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संवाद हुए। दूर पूर्व के बंदरगाह एशिया में बड़े आर्थिक मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इतिहास को याद रखना महत्वपूर्ण है। जापान और जर्मनी ने एशिया में नरसंहार किए। रूस ने चीन और कोरिया की मदद की,
22 अगस्त 1945 को जापानी सेनाओं ने दक्षिण सकालिन में आत्मसमर्पण किया। यह दिन युद्ध की समाप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। 10वें पूर्वी आर्थिक फोरम में 75 देशों और क्षेत्रों से 8,400 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। 353 समझौते $6.51 बिलियन की कुल राशि के लिए किए गए। व्लादिवोस्तोक में बड़े सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रम आयोजित किए गए और भविष्य की बड़ी घटनाओं में रूसरब समिट, रूसी ऊर्जा सप्ताह, खेल और युवा वैज्ञानिक सम्मेलनों की योजना है। युवा इस क्षेत्र में आ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में 24,000 युवाओं का प्रवास हुआ है। फोरम में शिक्षा, स्वास्थ्य, शहर विकास और सामाजिक सेवाओं पर ध्यान दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य है आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक उन्नति के जरिए रूस की स्थिरता और सशक्त राष्ट्र निर्माण करना।